Hello everyone, welcome to an academy. Myself Bhavna Singh. I'm your educator and I will teach you social science and computers. ठीक है, for class 9th and 10th. मैं 9th और 10th को पढ़ाऊंगी social science और computers. ठीक है, देखिए हम लोग बहुत मेहनत करके बहुत सारी मेहनत हम लोगों ने की है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th के बच्चों पे फोकस करते हुए हमने ये हमारा चैनल जस्ट 9th एंड 10th बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बच्चों। सो प्लीज आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जितनी भी क्वेरीज हैं, हर तरह की क्वेरी को हम रिजॉल्व करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे, जस्ट 9th एंड 10th पे। सो प्लीज कम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड यू विल कम टू नो अबाउट द मोर healthy discussions and you will come to know about more knowledgeable discussions on this platform। ठीक है, आपको बहुत सारे discussions मिलेंगे क्योंकि सबसे अच्छी जो बात है ना स्टूडेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म की, वो ये है कि हम पढ़ाते भी हैं और साथ साथ इवेल्युएट भी करते हैं, बिकॉज दिस इज आवर कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विद इवेल्युएशन। क्योंकि लर्न करना तो जरूरी है लेकिन साथ में इवेल्युएट करना भी जरूरी है ना, राइट? तो इसीलिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी लर्निंग प्लस मिलेगा इवेल्युएशन, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाए डेली बेसिस पे। रोज जो लेक्चर फिनिश होंगे उसके बाद आपको मिलेगा एक 10 क्वेश्चंस का, अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस का एक क्विज। फटाफट से विद इन 30 सेकेंड्स यू हैव टू आंसर, ओके? तो उससे क्या है, आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इस चैप्टर में कितना समझ आया और हमें कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। ओके, तो आई एम भावना सिंह, यू नो माय नेम। I have done MCom in accounts, I have done B.Ed and I have also done CAIPCC. Okay, and I am having the degree of articleship. Okay, and I am having 3 years of teaching experience. ठीक है, so this is all about me and I am so fond of teaching, I tell you. So we'll further proceed to our topic. उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा काम बताऊंगी जो आप लोगों को फटाफट से करना है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है अपने फोन के ऐप स्टोर में और डाउनलोड करनी है हमारी हमारी अनअकैडमी ऐप। मतलब हमारी भी और आपकी भी, हम सबकी अनअकैडमी ऐप। ठीक है, अनअकैडमी ऐप जब आप टास्क बार में लिखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने का, आप उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको, जब आप उस ऐप को सर्फ करेंगे तो वो आपको बताएगा मैनेज योर गोल्स। सी स्टूडेंट्स, गोल्स को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मैनेज योर लाइफ, योर स्टडीज, योर करिकुलम। आपको हर चीज अपना प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैनेजमेंट इज द ओनली की टू सक्सीड। ओके, सक्सेस की जो इकलौती चाबी है वो क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप 9th क्लास में है तो क्लास 9th सेलेक्ट कीजिए, अगर आप 10th में है तो आप क्लास 10th सेलेक्ट कीजिए। अब जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आएगा आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन का आइकन। ठीक है, एक प्लस का, ये जैसा आपको विंडो पे दिख रहा होगा अभी मेरी उसमें जो बॉक्स में बना हुआ है, ये आपको प्लस का आइकन वहां पे नजर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप इस प्लस को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, और जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपकी लग जाएगी लॉटरी। ठीक है, लॉटरी लग जाएगी कैसे? क्योंकि आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, खूब सारा स्टडी मटेरियल, इवेल्युएशन क्वेश्चंस, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स, ये सब मिलेगा कहाँ? हमारे अनअकैडमी के जस्ट 9th and 10th के प्लेटफॉर्म पे। So please go and get the subscription of our Unacademy app as soon as possible. ठीक है, और अब आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज भी है। इफ यू गो एंड सब्सक्राइब विद माय कोड, अगर आप मेरा कोड BHAWANA भावना अप्लाई करके और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 10% डिस्काउंट एंड द अमाउंट ऑफ दिस फीस विल बी 11,250 रुपीज ओनली। 11,250 रुपए में आपको मिल जाएगा
हमारे इस प्रेस्टिजियस चैनल का, हमारे इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो जहाँ पे, क्योंकि गाइस देखो, हम एडुकेटर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग आपको पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया और हम टीचर बन गए तो बस हो गया काम, नहीं, हमें रोज मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े और आपको क्या करना पड़े, आपको सिर्फ अपना फोकस रखना पड़े अपने स्कोर्स के ऊपर। बाकी सारी चीजों की मेहनत आपको नहीं करनी पड़े कि अब कहाँ से क्या ढूंढ के लाए, कौन सा रेफरेंस कहाँ से लेकर आए, वो हम सब कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज डू योर सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल। ओके, so now we will start with our quick revision. अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैं फटाफट से आपको जो उसका क्विक रिवीजन है वो दे देती हूँ, क्विक पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू कब हुआ। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत थी वो कब हुई? वो हुई थी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, 14th of July 1789 को। कब हुआ शुरू फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 14th of July 1789 को। अब क्या हुआ उस दिन? वो जो हमारा सुंदर सा पेरिस शहर था, वहां पे मचा हुआ था हड़कंप, एकदम कोहराम सा मच गया था। जो जितने भी लोग थे वहां के, वो एकदम गुस्से में आके और रोड्स पे आ गए थे, और वो हर जगह सिर्फ रिवॉल्ट के बदला लेने की सिर्फ उसमें भावना थी, और वो हर जगह राजा को तलाश रहे थे कि वो जाके उसको अपना गुस्सा दिखा सके। ठीक है, अब उन लोगों ने क्या किया? जो वो गुस्से में भरी भरी हुई जो भीड़ थी, उन लोगों ने क्या किया? बेस्टाइल का डिमोलिशन कर दिया। ठीक है, बेस्टाइल आपको मैंने बताया था, बेस्टाइल क्या थी? बेस्टील या बेस्टाइल क्या थी? वहां की प्रिजन थी। जो राजा था उसका प्राइड था वो बेस्टाइल, जिसको जाके वो गुस्से में भरे हुए लोगों ने डिमोलिश कर दिया। ठीक है, उसको उड़ा दिया। अब डिमोलिश करने के पहले उन्होंने दो काम किए थे। क्या किया था? पहला तो जो वहां का कमांडर था उसको उन्होंने मार दिया था, और दूसरा जो वहां प्रिजनर्स थे, जो वहां पे कैदी थे, उनको उन्होंने रिहा करा दिया था। और वहां जो आर्म्स और एमिनेशंस थे वो सब उनको उठा के और लेकर आ गए थे। ठीक है, तो अब ये जिस राजा की हम बात कर रहे थे, वो रॉयल फैमिली, वो कौन सी फैमिली थी? द बॉर्बन फैमिली। कौन सी? द बॉर्बन बिस्किट फैमिली। ठीक है, तो जो बॉर्बन बिस्किट फैमिली का जो राजा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लुई 16। क्या नाम था उसका? लुई 16। 1774 में जब वो सिर्फ 20 इयर्स का था, तब उसकी शादी करा दी गई। किससे? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मारिया एंटोनिटी, उससे उनकी शादी करा दी गई। ठीक है, सब शादी भी हो गई और वो रिवॉल्यूशन जो था वो शुरू भी हो गया। अब जो फ्रेंच सोसाइटी थी वहां पे क्या चेंजेस थे? जो 18th सेंचुरी थी, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी वहां पे क्या क्या चेंजेस हुए? जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो हमारी डिवाइडेड थी 3 पार्ट्स में। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एस्टेट जिनको वो बोलते थे, फर्स्ट एस्टेट वाज क्लोगी, जो कि चर्च वाले पीपल होते थे, जो प्रीस्ट और फादर्स होते हैं वो होते थे। सेकंड जो होते थे वो थी नोबैलिटी। जो नोबैलिटी थी वो कौन होते थे? द रॉयल फैमिली, राजा रानी और उनके रिलेटिव्स, ये सब होते थे। और तीसरे होते थे हमारे बेचारे थर्ड एस्टेट के लोग, जो कौन होते थे? जो होते थे बिजनेसमैन और सर्वेंट्स, पेजेंट्स, आर्टिसंस, ये सारे लोग बेचारे सब किस में आते थे? आते थे थर्ड एस्टेट में। ठीक है, अब क्या हुआ? वहां पे बहुत ज्यादा, आपको मैंने बताया कि फ्यूडल सिस्टम था। ठीक है, जात पात भेदभाव भी बहुत ज्यादा होता था, और जितनी भी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी थी वो सब किसके पास थी? वो क्लर्गी और नोबैलिटी, इन दोनों स्टेट के लोगों के पास थी। बाकी जो थर्ड एस्टेट वाले थे उनके पास कोई वेल्थ या कोई लैंड नहीं था। तो अब इससे क्या हुआ? ये कारण रहा बेस्टाइल के डिमोलिशन का। अब बेस्टाइल डिमोलिश हो गया। अब बेस्टाइल जब डिमोलिश हो गया तो फिर अब उसके बाद क्या हुआ? वहां पे जो स्ट्रगल हुआ सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अब कैसे आया स्ट्रगल टू सरवाइव? स्ट्रगल टू सरवाइव ऐसे हुआ कि जैसे जैसे फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, वहां के लोग बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जो फूड ग्रेन थी वहां पे, जो अनाज थी, जो फसल थी, जो खाने की सामग्री थी, वो सब क्या थी? शॉर्टेज थी उनकी। वो उतनी ही थी जितनी पहले थी। ठीक है, तो अब जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ी,
खाने की डिमांड बढ़ी, तो क्या हुआ, खाने की प्राइस भी बढ़ गई, लेकिन जो खाने का प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ा। बहुत सारे हेल्स और स्टॉर्म्स का और ड्रॉट का सामना करना पड़ा फ्रांस के लोगों को 18th सेंचुरी के अंदर। तो क्या हुआ, वहां के लोगों वहां के जो खेत थे उनमें कभी ड्रॉट हो गया, कभी हेल स्टॉर्म आ गया, कभी ओले गिर गए, ठीक है। तो उसकी वजह से उनकी जो फसल थी सारी वो बर्बाद होती चली गई। अब फसल बर्बाद हो गई, अब जो वहां पे जो लोग काम करते थे, जो शॉपकीपर्स के पास काम करते थे या जो लोग सर्वेंट्स थे, उनको वेजेस मिलते थे, उनको बहुत कम वेजेस मिलते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वेजेस बढ़े नहीं, ठीक है, लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ते गए। फिर क्या हो गया, वहां पे फैल गई भूखमरी, बीमारी और पैंडेमिक फैल गया वहां पे, ठीक है। बीमारी फैल गई अब लोगों में, क्योंकि लोगों को जो किसी ने कचरा फेंका हुआ, कोई जो खाने का बचा हुआ कचरा था वो फेंका हुआ, वो उठा के खा लेते थे, तो उससे क्या हो गया, वहां पे कॉलेरा और प्लेग, ये सारी जो डिजीज हैं वो सब वहां पे फैल गई, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तब हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, ये हुआ क्यों, ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से। अब क्या हुआ, जो लुई 16 था या उसके जो ओल्ड रिजीम्स थे, वो उनके पास जो पावर थी टैक्सेस लगाने की, अब वो उनके पास नहीं रही। अब वो और टैक्सेस नहीं बढ़ा सकते थे, तो अब उन्होंने सोचा चलो अब कोई चाल चली जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा विटी थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्प लेनी चाहिए किसकी, स्टेट जनरल्स की। स्टेट जनरल्स मैं बताऊंगी आपको अभी क्या होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए स्टेट जनरल्स की, ताकि वो और टैक्स को बढ़ा सके। चलिए अब हम आते हैं स्टेट जनरल्स पे। स्टेट जनरल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जो क्या करती है, जिसके अंदर तीनों स्टेट्स के जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। जैसे जो फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है और थर्ड स्टेट है, उस सोसाइटी के उन तीनों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, कुछ समझदार पढ़े लिखे लोग उसका पार्ट है, उस जनरल स्टेट जनरल का पार्ट है, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए आपकी वो ग्रुप है, एक जो समझदार लोगों का ग्रुप है, सब अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं कि अब जो भी डिसीजन होगा वो ये तीनों मिलके लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, लास्ट जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 में। मतलब आप सोचिए 1614 से और 1789 तक कोई भी जो जनरल स्टेट की मीटिंग थी वो नहीं हुई। जो किंग्स थे वहां के, जो ओल्ड रिजीम थे, वो अपनी मर्जी से बस टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, लोगों को परेशान करते जा रहे थे, टॉर्चर करते जा रहे थे, ठीक है। तो अब लेकिन ऐसी नौबत आ गई कि उनको क्या करना पड़ा, उनको वो मीटिंग बुलानी पड़ी, ठीक है। अब बात है, हम बात करते हैं थोड़ा सा पहले चलते हैं, अभी हम जुलाई में थे, अभी हम मई में आ जाते हैं, ठीक है, 2 महीने पहले की बात है। 5 मई 1789 को क्या हुआ, जो लुई 16 था, अब अच्छा मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि उनको टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। कॉलोनीज को हटाने का जो था वो मूवमेंट चल रहा था। तो अपना जो लुई 16 था, फ्रांस का जो किंग, उसने हेल्प की थी किसकी, अमेरिकन जो कॉलोनीज थी उनको फ्रीडम दिलाने के लिए। किसके खिलाफ फ्रीडम दिलाई, ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। तो अब जब फ्रीडम, तो ऐसे कोई आसानी से तो दे नहीं देगा कि आप प्लीज हमें फ्रीडम दे दो, ठीक है, तो ऐसे तो कोई देगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता था, उनको बैटल्स करनी पड़ती थी, वॉर्स करनी पड़ती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई करी। अब लड़ाई में ऑब्वियस सी बात है कि पैसा तो चाहिए ही, आर्म्स एम्यूनेशन बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो आपकी आर्मी है उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो जितना भी पैसा था हमारे जो फ्रांस की प्रजा का जितना भी पैसा था जो टैक्स से कलेक्ट होता था, वो सारा कहाँ चला जाता था, या तो वॉर के एक्सपेंसेस में चला जाता था, और बाकी जो हमारा राजा था वो बहुत ही शौकिया था, तो वो अपने सिर्फ पैलेस की मेंटेनेंस में, अपनी लेविश लाइफ जीने में वो सारा स्पेंड कर देता था। मतलब जो वहां की पब्लिक थी उसका हार्ड अर्न्ड मनी था, वो जो खून पसीने की मेहनत से बेचारे वो लोग कमाते थे, वो सारा वो राजा अपने लेविश लाइफस्टाइल में खर्च कर देता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसलिए उसको जरूरत पड़ी क्योंकि पैसा खत्म होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। पैसा खत्म होने लगा तो उसे और पैसे की जरूरत होने लगी। तो उसने क्या सोचा, अब एक ही तरीका है, टैक्सेस बढ़ाओ। और कहाँ से कमाते थे राजा, ऐसे ही कमाते थे।
तो उसने क्या किया, टैक्स बढ़ाने का सोचा। अब उसने एक मीटिंग रखी, भाई जो जनरल एस्टेट की जो मैं बात कर रही हूँ, उसने वो मीटिंग रखी। वो मीटिंग होने वाली थी वर्सलाय में। वर्सलाय जो था वो क्या था, वो राजा का राजमहल था। मतलब जैसे आप मान सकते हैं कि जहाँ राजा राजा का कोर्ट रूम था, जहाँ पे वो राजा सबके साथ मीटिंग्स करता था, ठीक है। तो वो वर्सलाय में जो है वो मीटिंग कंडक्ट होने वाली थी। अब उसमें कौन कौन आने वाले थे, फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग और थर्ड स्टेट के लोग। सारे नहीं, सिर्फ उनके कुछ इलेक्टेड या जो उनके चुनिंदा जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सिर्फ वो आने वाले थे, ठीक है। तो अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, उसमें से आए 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, 300 मेंबर्स आए फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों के मिला के। अब जो फर्स्ट स्टेट वाले थे और सेकंड स्टेट वाले थे, उनकी जो सीट्स लगाई गई, जैसे सपोज ये किंग बैठा है यहाँ सामने जहां मैं बैठी हूँ, यहाँ किंग बैठा है, इस तरफ पूरे फर्स्ट स्टेट वाले लोग हैं, इस सॉरी जो बाकी के जो सेकंड स्टेट वाले और बाकी जो नोबेलिटी के लोग बचे हुए हैं, बचे कुचे किंग को छोड़ के, वो सारे ऐसे आमने सामने एक दूसरे की तरफ फेस करके, देखिए आप पिक्चर में देख पाएंगे, जो ऐसे और ऐसे जो रोज बनी हुई है, इसमें बैठे हुए हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग। बीच में जो बैठा हुआ है वो है हमारा किंग लुइस, और जो बाहर इस तरफ खड़े हुए हैं, पीछे की तरफ जो खड़े हुए थे, वो थे बेचारे थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है। उन्हें बैठने के लिए भी जगह नहीं दी गई थी, वो लोग सिर्फ वहां पे खड़े हुए थे। और वो कितने मेंबर्स थे, वो थे 600 पीपल, 600 मेंबर्स थे जो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। फाइन। तो अब क्या हुआ, अब मीटिंग शुरू हुई, ठीक है। अब लेकिन ये जो मीटिंग थी ना, अब इसमें क्या था, वुमेन, आर्टिसंस और पेजेंट्स ये अलाउड ही नहीं थे, ठीक है। आप थर्ड स्टेट के लोगों को ला सकते हो, लेकिन आप जो सिर्फ बिजनेसमैन है, थोड़े रिच लोग हैं, जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, बस वही लोग आएंगे और बाकी कोई लोग नहीं आएंगे। वुमेन्स बिल्कुल नहीं आएंगी, पेजेंट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, आर्टिसंस बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने सबने मिलकर 40,000, कितने, 40,000 लेटर्स अपनी तरफ से भेजे थे, ठीक है। लेटर्स क्यों भेजे थे, उसमें अपनी कंप्लेन्स लिखी थी उन्होंने। जो 40,000 लेटर्स थे वो लेकर आए थे 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट राजा के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब क्या था, उसका एक रूल था, जो जनरल स्टेट की जो मीटिंग होती थी उसका एक रूल होता था, ठीक है। रूल क्या होता था, रूल ये होता था, सॉरी, रूल ये होता था कि एक जो स्टेट है वो एक ही वोट कास्ट कर सकता है। मतलब जैसे 3 स्टेट हुए तो 3 वोट, अब 3 में से कोई 2 भी अगर राजा की तरफ है तो राजा का फैसला मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब तक तो यही चलता आ रहा था, लेकिन इस बार जो है उन लोगों ने मना कर दिया। जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो 600 लोग वहां आए थे, उन लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सब का एक एक वोट एक मेंबर का काउंट किया जाएगा। मतलब हर मेंबर को होगा राइट टू वोट का अधिकार इस मीटिंग में, तभी हम लोग जो आपका बिल है उसको पास करेंगे, या जो आपका जो आपने अप्लाई किया है, जो अर्जी आपने लगाई है टैक्सेस को बढ़ाने की, वो तभी पास होगी जब सारे जो मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे और सबकी सहमति होगी। लेकिन जो लुई 16 था उसने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता ये बात, ठीक है। अब उसने नहीं मानी ये बात, अब नहीं मानी तो आ गया थर्ड स्टेट के लोगों को गुस्सा कि ये तो हमारी कोई बात ही नहीं मान रहा, फिर हमारा फायदा क्या है इस मीटिंग में रहने का, ठीक है। ऐसे ही होता है ना आपके साथ भी, अगर मान लो आपकी किसी आपके फ्रेंड से अनबन हो गई, या आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, आपने अपने फ्रेंड को कोई एडवाइस दी, ठीक है। एक बार उसने नहीं मानी, चलो आप दूसरी बार भी दे दोगे क्योंकि फ्रेंड है, ठीक है। अब दूसरी बार भी उसने नहीं मानी, तीसरी बार आप सोचोगे कि छोड़, मैं तो इससे बात ही नहीं करता हूँ, ये मेरी एडवाइस तो मानता नहीं है, क्या फायदा, ठीक है। वैसे ही वहां के किंग के साथ हुआ, उसने वहां के लोगों की जो सॉरी वहां के थर्ड स्टेट के लोगों के साथ हुआ, क्योंकि किंग ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन लोगों ने क्या किया, दे मूव्ड आउट ऑफ द वर्सेलाय। जो वर्सेलाय था जहां मीटिंग हो रही थी, वहां से वो लोग बाहर चले गए। कैसे, क्यों चले गए, इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट, मतलब वो अपना गुस्सा दर्शाने के लिए कि भाई हम इस चीज के खिलाफ हैं, वो चीज वो दर्शाने के लिए वहां से बाहर चले गए, ठीक है। प्रोटेस्ट हो गया। अब उन लोगों ने क्या किया, शांति से तो बैठेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो उन लोगों ने 20 जून को, मतलब 5 मई को वो असेंबली हुई थी, सॉरी वो मीटिंग हुई थी,
और 20 जून को 1789 में उन लोगों ने क्या कर दिया, उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी। The National Assembly was formed on 20th June 20 जून 1789। ठीक है, अब नेशनल असेंबली में कहाँ हुई, ये हुई टेनिस कोर्ट में, जो वही वर्सेलिया जो था, वर्सेलिस जो था, सॉरी वर्सेलियाए जो था, उसी का जो टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में इनकी जो नेशनल असेंबली थी, ये लोग जाके सारे वहां इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होके इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली वहां पे कंडक्ट करी। अब उस असेंबली के अंदर इन लोगों ने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए, हम ये एकता जो है हमारी, ये कभी टूटने नहीं देंगे जब तक कि जो हमारा फ्रांस है ये आजाद नहीं हो जाता है, या ये लिमिट नहीं कर देता है मोनार्क की पावर्स को, मतलब राजा की जो पावर्स हैं उनको ये जब तक लिमिट नहीं कर देता, जब तक उनको बंधन में नहीं बांध देता, जब तक कि वो अपनी मनमानी न चला, जब तक वो अपनी मनमानी चला रहे हैं जब तक उसको वो उस चीज से फ्री नहीं कर पाते, तब तक हम एकजुट होकर रहेंगे और लड़ते रहेंगे राजा के खिलाफ। ठीक है, सॉरी तो हम लड़ते रहेंगे क्या, राजा के खिलाफ। ठीक है, तो ये चीज उन लोगों ने डिसाइड करी। अब ये जो था नेशनल असेंबली, इसको लीड कौन कर रहा था, इसको लीड कर रहा था मिराबू और अब्बे सियासी। ठीक है, मिराबू और अब्बे सियासी इसको लीड कर रहे थे। मिराबू कौन था, मिराबू जो था वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। नोबल फैमिली मतलब सेकंड एस्टेट वाले लोग, राजा की फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन उसको क्या है, ये जो फ्यूडल सिस्टम था, जो जात पात वाला भेदभाव वाला जो सिस्टम था, उसको उससे नफरत थी, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था उस सिस्टम को। इसीलिए उसने क्या किया, उसने सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करना शुरू किया और उसने ये जो नेशनल असेंबली थी इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर आता है हमारा अब्बे सियासी। ये जो था ये एक प्रीस्ट था, पादरी था, क्लर्गी वाली जो कैटेगरी है फर्स्ट एस्टेट, उसका ये पार्ट था। तो इसने क्या किया था, इसने लिखा था एक पैम्पलेट। क्या लिखा था इसने, एक पैम्पलेट, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। इसने लिखा था कि थर्ड एस्टेट आखिर है क्या। ठीक है, तो ये भी जो क्लर्गीज थे उनकी जो सोच थी उससे एग्री नहीं करता था, इसको भी वो लोग पसंद नहीं थे, इसको भी नोबेलिटी और क्लर्गी की सिर्फ चले, ये उसको मंजूर नहीं था। तो इसलिए इन लोगों ने इनिशिएट किया और एक नेशनल असेंबली बना दी 20 जून 1789 को। ठीक है, जब फ्रांस में ये सब चीजें चल रही थी, नेशनल असेंबली था उसका फॉर्मेशन चल रहा था, बहुत सारी सीरियस इश्यूज चल रहे थे, जब सब लोग उसमें बिजी थे, तो वहां क्या हुआ, वहां पे एक बहुत बड़ा टर्मोइल फ्रांस को जो है वो फेस करना पड़ा, बहुत ही ज्यादा, एक आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त उन लोगों को देखना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ वहां पे लोगों के साथ, वहां लोगों के साथ हुई बैड हार्वेस्ट, उन लोगों की जो फसल थी सारी वो बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रेड की प्राइस थी वो बढ़ गई। ठीक है, ब्रेड की जो प्राइस थी वो इंक्रीज हो गई। अब वहां के लोगों में एक डर बैठ गया, एक र्यूमर फैल गया। र्यूमर क्या था, वहां के लोगों को लगा कि जो लैंड ऑफ मेनोर्स है, अब लैंड ऑफ मेनोर्स, लॉर्ड्स ऑफ मेनोर, सॉरी, लॉर्ड्स ऑफ मेनोर जो है, लॉर्ड्स ऑफ मेनोर कौन होते थे, लॉर्ड्स ऑफ मेनोर वो लोग होते थे जिनके पास लैंड होता था पूरा और जिनके मेंशन होते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बड़े मतलब फर्स्ट एस्टेट या सेकंड एस्टेट वाले जो लोग होते थे वो सब आते थे लॉर्ड्स ऑफ मेनोर में। ठीक है, तो अब वहां पे क्या हो गया, वहां पे एक र्यूमर फैल गया, एक अफवाह फैल गई कि जो लॉर्ड्स ऑफ मेनोर है उन्होंने एक गुंडे को, एक डाकू को हायर किया है, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ब्रिगेंड जिसको बोलते हैं, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, गुंडों के एक ग्रुप को हायर किया है, किस लिए, ताकि जो किसानों की बची कुची फसल है जो खेत में अब कटने के लिए तैयार खड़ी है, जो पक चुकी है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। तो क्या हुआ, लोगों में डर बैठ गया। जो पीजेंट्स थे बेचारे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, एकदम डर में आ गए वो, और उन्होंने सीज कर लिया और अटैक कर दिया किस पे, चेटॉक्स पे। चेटॉक्स क्या था, चिटॉक कह सकते हैं आप इसको, एक्स इसमें साइलेंट होता है, चिटॉक पे। ठीक है, चितौर जो था ये क्या था, किंग का मेंशन था, जहां पे राजा रहता था, ये वो घर था उसका। ठीक है, तो अब जो गुस्से में भरे हुए पीजेंट्स थे, या जो डर में आप कह सकते हैं, डर की वजह से पीजेंट्स ने
जो है वो हमला बोल दिया किसके ऊपर, चिटॉक के ऊपर या चिटॉक के ऊपर, ठीक है। और वहां पे जितना भी अनाज था, जो खजाने में अनाज था, राजा के खजाने में हमेशा अनाज भरा ही होता है, तो वहां जितना भी अनाज था वो सब लेकर, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे ना उन लोगों के, जिसके अंदर लिखा होता था कि इसके ऊपर इतने ड्यू चल रहे हैं, मतलब इसने इतना टैक्स नहीं दिया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और वहां से भाग कर चले गए, ठीक है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहेंगे तो आप उनसे टैक्स कैसे लोगे, या जो उनका बचा हुआ पैसा है वो आप उनसे वापस कैसे वसूलोगे। तो उन लोगों ने क्या किया, सारा अनाज वहां का लूट लिया, और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चुरा लिए और वहां से भाग गए। अब जब ये हुआ तो जो नोबल्स थे उन लोगों में भी डर बैठ गया कि अरे नहीं, लोग हमें मार देंगे, हमें जान से मार देंगे, अभी तो वो हमारे घर में ही घुसे हैं, कल को हमें मार दिया गुस्से में आके तो बहुत सारी जो नोबल फैमिलीज थी, जो सेकेंड स्टेट के जो नोबल फैमिलीज थी, उन लोगों ने क्या किया, वहां से वो चले गए, माइग्रेट हो गए और दूसरे पड़ोस के देशों में जाके रहने लगे, वहां जाके वो बस गए। तो ये हुआ फ्रांस में, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं 4 अगस्त 1789 की, ठीक है। अब सब हो गया, पहले हम मई में थे, तो मई में क्या हुआ, बनी क्या हमारी हमारी वो जो मीटिंग हुई, जिसमें राजा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं वन वोट वन मेंबर का कॉन्सेप्ट पास नहीं करूंगा। उससे लोग गुस्सा होके, लोगों ने, थर्ड स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली बना ली। नेशनल असेंबली बनाने के बाद उसी ड्यूरेशन में वहां पे बैड हार्वेस्ट हुआ, और जो लोग थे उन्होंने गुस्से में आके, जो पीजेंट्स और आर्टिसंस थे उन्होंने गुस्से में आके, जो किंग था, किंग के और नोबल जो लोग थे उनके घरों पे जाके उन्होंने हमला कर दिया, और जो नोबल्स थे वहां के वो वहां से भाग गए। चलो, अब हम आते हैं 4 अगस्त 1789, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने क्या कर दिया, सारे जो टैक्सेस थे उन सबको अबॉलिश कर दिया। जितने भी टैक्सेस थे, कौन कौन से टैक्सेस थे, टिथेस और टेल, ये दो टैक्सेस थे वहां पे, राइट। तो उन दोनों को उन्होंने क्या किया, अबॉलिश कर दिया, मिटा दिया, कि अब हम कोई टैक्स नहीं, ना तो देंगे ना किसी को देने देंगे, कोई भी टैक्स अब नहीं देगा राजा को। और जो फ्यूडल सिस्टम था उसको भी अबॉलिश कर दिया, मतलब अब जो लैंड है वो सबको इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है। हर कोई अब ट्रेड कर सकता है, हर किसी को फ्रीडम है अपना पैसा कमाने की, हर किसी को फ्रीडम है अपना रोजगार कमाने की, ठीक है। फिर जो टिथीज और टेलीज था वो दोनों भी, जो टिथीज था वो भी चर्च ने अबॉलिश कर दिया, कह दिया कि भाई ठीक है, ले लो, तुम मुझे मत देना हमें कोई भी, अब बस हमें जान बख्श दो, ठीक है। फिर जो लैंड ऑनर्स थे, जो जो सॉरी लैंड ओन्ड था चर्चेस के पास, जो चर्चेस थे उनके पास जो लैंड था, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये जो हमारा सारा जो लैंड है ये हम वापस पब्लिक को देते हैं, जो हमने जबरदस्ती हथियाया था पब्लिक से, ठीक है, ये अब उनको वापस हम कर देते हैं। अब रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट अक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवर्स। अब क्या था, वहां पे जो थी लिवर्स चलते थे, लिवर्स क्या है वहां की उस टाइम की करेंसी, फ्रांस की उस टाइम की जो करेंसी थी वो थी लिवर, ठीक है। तो वहां चलते थे लिवर्स। अब ये सब जब चीजें हुई ना, तो जो गवर्नमेंट बनी वहां पे, जो अपनी नेशनल असेंबली के जो लोगों में से जो गवर्नमेंट बनी, उन लोगों ने पूरे 2 बिलियन लिवर के जो एसेट्स थे, जो चर्च के पास, जो नोबेलिटी के पास थे, वो सारे उन्होंने एक्वायर कर लिए, और उनका क्या किया, बाकी के जो थर्ड स्टेट के लोगों थे सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारा जो फ्रांस था वो बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। फाइनली जो सपना था जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनका, वो पूरा हो गया और बन गया फ्रांस क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। अब जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। अब वर्ड आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हर किसी को बराबर अधिकार, ठीक है। और जो है सब लोगों की चलेगी, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर कोई राजा है, उसका राज्य भी है अगर वहां पे, तो उसको भी बाउंडेशंस में रहना होगा, किसकी, पूरी जनता की बाउंडेशन में, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने ड्राफ्ट किया 1791 में, ठीक है। अब उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जो मोनार्क थे, जो राजा थे, उनकी जो पावर्स है उनको बिल्कुल लिमिटेड कर दो, बिल्कुल लिमिट में उनकी पावर्स कर दी गई, ठीक है। और जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 3 पार्ट्स में कर दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी,
ठीक है, देखो ये आपको एक नीचे इधर साइड में ग्राफ एक डायग्राम दिखेगा। ठीक है, इसमें 3 जो लोग थे, जुडिशरी जो जज होता है वो, एग्जीक्यूटिव जो किंग्स और उसके मिनिस्टर्स होते हैं वो, और लेजिस्लेचर जो थी वो नेशनल असेंबली थी, और बाकी के जो, अब नेशनल असेंबली कैसे बनती थी, जो लोग उनको वोट करते थे उससे बनती थी क्या, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी किसको, एग्जीक्यूटिव्स को और मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स और किंग्स को। ठीक है, और जो हमारे बाकी के जो एक्टिव सिटीजन्स थे वही वोट करके बनाते थे हमारे जजेस। चलो थोड़ा सा इजी वे में समझाती हूँ। जो हमारी नेशनल असेंबली थी, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला दे दिया लेजिस्लेचर को, दूसरा दे दिया एग्जीक्यूटिव को, और तीसरा दे दिया जुडिशरी को। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लेजिस्लेचर कौन है। लेजिस्लेचर में आती थी नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली आती थी। फिर जो एग्जीक्यूटिव है उसमें आते थे हमारे किंग और उसके मिनिस्टर्स। फिर तीसरे आती थी जुडिशरी जिसमें आते थे जजेस। ठीक है, अब जो लोग थे हमारे पूरे सोसाइटी के लोग, वो वोट करते थे, वो वोट करके इलेक्ट करते थे किसको, लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को। ये लेजिस्लेचर हो गया, ये जुडिशरी हो गया। इन दोनों को कौन इलेक्ट करता था, जो वहां की जनता थी वो इलेक्ट करती थी। और जो लेजिस्लेचर था वो कंट्रोल करता था किसको, एग्जीक्यूटिव को, राजा को और उसके मंत्रियों को कौन कंट्रोल करता था, लेजिस्लेचर, जो कि कौन थी उस वक्त, नेशनल असेंबली। ठीक है, तो इस तरह से वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन्होंने ड्राफ्ट किया। अब वहां पे जो सिटीजनशिप दी गई कि भाई कौन वोट करेगा कौन वोट नहीं करेगा या किसको सिटीजन कहा जाए, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक थे एक्टिव सिटीजन, दूसरे थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में कौन आते थे, 25 इयर्स एंड अबव के मेल्स। ठीक है, जो 25 इयर्स और या उससे 25 साल या उससे ज्यादा के जो आदमी थे, जो मेन थे वो, लेकिन वो भी कौन, जो अपने 3 दिन के वेजेस के बराबर का टैक्स पे करते थे, उनको मिलती थी वोटिंग राइट्स। मतलब जैसे मान लीजिए आप 25 साल के हैं और आप आदमी हैं, और अगर आप अपनी तनख्वाह का 3 दिन का जो वेज है, 3 दिन की जो आपकी तनख्वाह है, वो अगर आप एज अ टैक्स दोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी वोटिंग राइट, नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते। राइट, ठीक है। अब दूसरे थे कौन, दूसरे थे पैसिव सिटीजन्स, मतलब बाकी के जो बच्चे कुछ आदमी और औरतें, सारी औरतें। उस वक्त में क्या था, औरतों को राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, फ्रांस में जो फीमेल्स थी, जो विमेन थी, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था, तो वो किस में आते थे, पैसिव सिटीजन्स में आते थे। ठीक है, तो एक्टिव सिटीजन्स में कौन आता था स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ मेन अबव द एज ऑफ 25 who pay taxes equal to 3 days of wages। ठीक है, सिर्फ वो लोग आते थे, उनको मिलती थी वोटिंग राइट, और वो बनाते थे क्या, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। सॉरी, चलो अब एक थोड़ी सी झलक हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, अब ये डिक्लेरेशन शुरू हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा बड़ा सा ऊपर लिखा गया द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब आदमियों की और सिटीजन्स की राइट्स का ये डिक्लेरेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या क्या राइट्स उनको उसमें मिली, उनको मिली राइट टू लाइफ, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते थे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको जो कहना था वो कह सकता था। राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, जिसका जो विचार है वो व्यक्त कर सकता था। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सबको बराबर नजरों से देखा जाएगा, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की जाएगी कि ये फर्स्ट स्टेट का है तो उसको सजा मत दो, ये थर्ड स्टेट का है तो उसको सजा दो, ऐसा नहीं किया जाएगा, सब एक बराबर माने जाएंगे। अब क्या होता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, पहले क्या था फ्रांस में, आप फ्रीली कोई भी न्यूज़पेपर कह लो या बुक्स कह लो, जर्नल्स कह लो, या पब्लिश नहीं कर सकते थे। वो तभी पब्लिश होती थी जब राजा उन पे एग्री करता था। आपको पहले वो जाके राजा को दिखानी पड़ती थी कि हम ये छापना चाहते हैं, अगर राजा उस पर एग्री होता था तो ही वो छपती थी, वरना वो नहीं छपती थी। तो लोगों को वहां पे अपने विचार व्यक्त करने का या अपने ओपिनियन रखने का फ्रीडम नहीं था, वो इलीगल माना जाता था। सी ऐसा क्यों होता है, अगर आप ऐसे समझें कि ऐसा क्यों करता था, कोई भी इंसान अगर होगा जो चाहेगा कि सिर्फ मेरा राज चले,
जैसा मैं चाहूं बस सब लोग वैसा ही करें, ठीक है। तो कोई अगर आके और उसको बोलेगा कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, मैं और बाकी सबको जाके वो भड़का देगा कि नहीं ये गलत कर रहा है, तुम इसे हटा दो इस पोजीशन से। तो उस राजा को उस चीज से डर लगता था कि कहीं मुझे ये अपनी जगह से हटा ना दे, सिर्फ मेरी ही चलनी चाहिए, इसलिए उसने सबसे राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन, ये सब कुछ उसने छीन रखा था, ठीक है। लेकिन अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबका भगवान है, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें सबको मिले सारे राइट्स, ठीक है। कौन कौन से राइट मिले, राइट टू लाइफ, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी मर्जी से बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना ओपिनियन अपनी विचारधारा रखने का जो अधिकार वो, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, और लॉ की नजरों में सबको बराबर देखा जाए, ये उनको अधिकार उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिले। These were established as the natural and inalienable rights. ये by birth उन लोगों को कहा गया कि ये तो by birth rights लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये उनके birth rights हैं, ये आप उनसे नहीं छीन सकते, कभी भी आप ये उनसे rights नहीं छीन सकते, ठीक है। चलो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्या क्या पढ़ लिया हमने, रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, क्विक रिवीजन हमने किया था। फिर हमने पढ़ा कि आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि राजा जो था वो बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था, ठीक है। और बढ़ा क्यों रहा था, क्योंकि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, जिसके लिए जो सारा पैसा था वो कहाँ चला जाता था, वॉर में, और जो थोड़ा बचता था वो कहाँ चला जाता था, राजा की लेविश लाइफस्टाइल को बनाए रखने में, ठीक है। फिर उन्होंने बुलाई एक स्टेट जनरल की मीटिंग, स्टेट जनरल की मीटिंग हुई 5 मई को 1789 को, कहाँ हुई, वर्साइलाय में हुई, ठीक है। 300 मेंबर जो थे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, और 600 मेंबर जो थे वो थर्ड स्टेट के थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो मेंबर्स थे 300, वो आमने सामने बैठे हुए थे एक दूसरे को फेस करके, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो पीछे खड़े हुए थे कॉरिडोर में, ठीक है। अब जो वहां का राजा था उसने कहा कि तीनों स्टेट के पास एक वोट का अधिकार है, तीनों में एक एक कोई भी वोट मुझे दे दो। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने कहा नहीं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हर किसी को राइट टू वोट होना चाहिए, अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं तो ठीक है, वरना हम आपकी बात पे एग्री नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा नहीं, आई विल नॉट एग्री ऑन योर टर्म्स एंड एग्री कंडीशंस, जो मेरी कंडीशन है उसी पे मैं बात करूंगा। तो उन लोगों ने क्या किया, गुस्से में वो वहां से चले गए, और राजा के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया। अब जब वहां से चले गए तो उन्होंने बनाई नेशनल असेंबली 20 जून को 1789 में। जब उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, इन्होंने बनाई थर्ड स्टेट के लोगों ने, जो वहां से गुस्सा होके बाहर आ गए थे। अब जब उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई तो उसमें उन्होंने जो है वो एक कसम खाई कि हम कुछ भी हो जाए पर हम कभी भी अलग नहीं होंगे, कब तक, जब तक हम फ्रांस को क्या नहीं कर दें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ना बना दें। जो राजा था उसकी पावर्स को जब तक हम लिमिट ना कर दें तब तक हम अलग नहीं होंगे, तब तक हम ये नेशनल असेंबली को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो जो नेशनल असेंबली थी वो किसने लेड करी, दैट वाज लेड बाय मिराबू एंड अबे सीएस, ठीक है, साइएस। बहुत कंफ्यूजिंग नाम होते हैं इन लोगों के यार, समझ में नहीं आते, ठीक है। तो मीराबू जो था वो कहाँ बॉर्न हुआ था, वो बॉर्न हुआ था हमारी नोबल फैमिली के अंदर, और जो एबे सियासी था वो हमारा बॉर्न हुआ था एक प्रीस्ट फैमिली के अंदर, जो क्लर्गी स्टेट से बिलोंग करता था। तो उसने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये सब झमेला चल रहा था तो उसी बीच में क्या हो गया, फ्रांस में बहुत ही ज्यादा खराब हालात हो गए, वहां पे बाढ़ आ गए, सॉरी वहां पे तूफान आ गया। कैसा तूफान आ गया, वहां पे ऐसा तूफान आया कि लोगों की जो क्रॉप थी, वो हार्वेस्ट थी, वो सब बर्बाद हो गई, और लोगों में एक डर बैठ गया कि जो राजा है, जो लैंड के जो ओनर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने एक गुंडों का जो एक गैंग है वो भेज दिया है हमारी फसल को, बची कुची फसल को खराब करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया, डर में आके चिटाओ को चटाओ चटाओ, ठीक है, चटाओ को उन्होंने, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, जो उन्होंने चटाओ के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और वहां से जितने भी ग्रेन्स थे वो लूट लिए, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। कौन से डॉक्यूमेंट, जिसमें उनके खिलाफ जो भी ड्यूज थे, जो पेमेंट के ड्यूज चल रहे थे, वो सब उन्होंने खत्म कर दिए, वो सब उन्होंने वहां से उड़ा के ले गए अपने साथ में, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या हुआ, जो नोबल्स थे वो डर गए, जो वहां रहते थे वो लोग डर गए, उन्होंने अपने घर छोड़ के और दूसरे कंट्रीज में भाग गए, माइग्रेंट हो गए। फिर आते 4 अगस्त 1789 पे नेशनल असेंबली ने अबॉलिश कर दिया टैक्सेस, फ्यूडल सिस्टम, और जो भी टेथिस था चर्च के द्वारा वो अबॉलिश कर दिया गया। जो लैंड था चर्चेस के पास वो उन्होंने कह दिया कि जो मैंने आम जनता से हड़पा था मैं वापस उनको देता हूँ। और पूरे के पूरे 2 बिलियन लिवरर्स, लिवरर्स जो थी वो वहां की करेंसी थी जो उस समय में चलती थी फ्रांस की, ठीक है। तो वो उन्होंने वसूले एसेट से, ठीक है। जो फ्रांस था फाइनली वो क्या बन गया, वो बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क की जो ड्राफ्ट था वो कब तैयार हुआ, 1791 में तैयार हुआ। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो मोनार्क था, जो राजा थे, उसकी पावर को लिमिट करना, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन था पावर का वो 3 पार्ट्स में उन्होंने किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। सॉरी, लेजिस्लेचर में आते थे नेशनल असेंबली और सॉरी, लेजिस्लेचर में आते थे नेशनल असेंबली, एग्जीक्यूटिव में आते थे किंग्स और उनके मिनिस्टर्स, और जुडिशरी में आते थे जजेस, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। सिटीजनशिप वो मिली एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स को। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, वो थे मैन ऑफ द एज अबव और 25 ईयर्स, 25 साल या उससे अबव के जो लोग थे, जो आदमी थे उनको मिली। जो लोग क्या करते थे, 3 दिन का जो टैक्स था, मतलब 3 दिन के जो उनके वेजेस थे वो एज अ टैक्स वो पे करते थे। और पैसिव सिटीजन्स में कौन आते थे, जो बाकी के बचे हुए मेन थे, जो बाकी के बचे हुए आदमी थे, और बाकी की सारी वुमेन्स। लास्ट आता है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें क्या हुआ, राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन डिसाइड किए गए। कौन कौन से राइट्स थे, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी सॉरी राइट्स जो थे वो हमें मिले कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो, अब ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब हम आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, दैट इज क्विज। हाँ भाई, अब पढ़ लिया इतना सारा एक साथ, तो अब थोड़ा सा क्विज हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी मस्ती हो जाए। चलो मगब गाइस, अब फटाफट से मुझे आंसर्स चाहिए सारे के सारे, राइट। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट हो गया, हाँ। When and where the meeting of a state general held? 1614 Versailles. Sorry, something went wrong with my throat. I don't know what is happening. But please excuse me for this. You can answer the question in comment section. Okay, time up. And the right answer is C, 1789 Versailles. Okay. Next question. What was the talk? Talk. क्या था? बताइए क्या था? The bank, the prison, the castle, the courtyard. Tell me. Please be quick. It's very easy, Baba. क्या था? The castle. क्या था? Castle था, Baba. Question 3. How many members of first and second estate present in the general estate meeting? कितने जो लोग थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के वो प्रेजेंट थे जनरल एस्टेट की मीटिंग में? 300, 500, 600, 400. Give me the right answer, guys. Waiting. Okay, the answer is A, 300. Okay, now we will move to our next question. How many members of third estate were there in the general estate meeting? कितने मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के? अभी फर्स्ट सेकंड का बताया आपने, अब थर्ड का बताओ कि थर्ड एस्टेट के कितने लोग थे जनरल मीटिंग में? 500, 300, 400, 600.
Fast, quick, quick, quick. 76, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Answer is 600. Sorry, there is a mistake over there. दोनों option C आ गए हैं. That is option D. The correct answer is option D. That is 600 people. Next. When did the National Assembly formed? अब जो National Assembly थी हमारी वो कब बनी? बताइए. 20 जुलाई 1978 को बनी. 20 जून 1789 को बनी. 14 जुलाई 1789 को बनी या 5th of May 1789 को बनी. Tell me the right answer, guys. Sorry. Okay, time up. And the right answer is B. 20 June 1789. Who led the National Assembly? नेशनल असेंबली थी वो किसके द्वारा लेड की गई थी? कौन थे उसके लीडर्स? और उसके लीडर्स के ऑप्शंस हैं मेरीबो एंड एबेसियासी, Louis XVI, Maria Antoinette, and the next option is Napoleon. Give me the right answer, guys. Okay, time up. The right answer is Mirabeau and Ebbesiasi. ये दोनों जो थे, they were the leaders of National Assembly. उसके leaders थे. जो Mirabeau था वो belong करता था किससे? नोबल फैमिली से. लेकिन उसको जो नोबल फैमिली के जो तौर तरीके थे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे. वो इक्वालिटी लाना चाहता था सोसाइटी में. और जो एबेसियासी था वो क्या था? वो एक प्रीस्ट फैमिली से यानी कि एक क्लर्गी की फैमिली से वो बिलोंग करता था. और उसने एक नोवेल लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? What is the third estate? Fine. Now we'll move to another question, that is, who wrote the pamphlet What is the third estate? Now please, इसका आंसर तो बहुत ही जल्दी आना चाहिए. अभी just few seconds before I was telling you this. Ding ding ding, tell me the right answer, guys. 7654. This is the your quiz also and your test for how attentive you are in class. Okay, so what is the right answer? The right answer is Ebbesiasi. Okay, next question is, when did the assembly passed a decree of abolishing the feudal system of obligations and taxes? कब पास किया था भाई ये असेंबली में कि भाई अब से जो है टैक्सेस नहीं देंगे और ना ही कोई ऑब्लिगेशंस रहेंगी? कब हुआ था बताओ? 4th August 1789, 14th August 1789, 5th of May 1789 और 5th of May 1847. Okay, the right answer is 4th of August 1789. Now, the next question. When did the National Assembly completed the draft of Constitution of France? जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ड्राफ्ट कब तैयार कर लिया था नेशनल असेंबली ने? 1791 में, 1794 में, 1785 में या 1745 में? Come on, mug up, guys. इतना simple question है यार. Okay, so the right answer is option 1, that is 1791. Now, the last question for the session. आज के session का last है. There will be many more questions for you people in the upcoming sessions. What are the rights included in the rights of man and citizen? Freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, or all of the above? Nice question. I like this question. But I like the answer more. And that is option D, all of the above.
क्या क्या थे राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू ओपिनियन, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, right to move, right to live their life. Okay, so these were the rights of men and citizen. So guys, this was our today's session. अब लोगों ने वीडियो देख लिया और जिनको अच्छा लगा प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज प्लीज आ जाइए हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे होंगे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए ऑन आवर चैनल जस्ट 9th and 10th. जाके अन अकेडमी आप इंस्टॉल कीजिए. जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज योर गोल्स का. जब आप गोल्स मैनेज करेंगे तो उसमें आएगा क्लास 9th या 10th, तो जिसमें भी आप हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर आप एक स्टेप आएगी, वो एक ऑप्शन दिखेगा प्लस सब्सक्रिप्शन का. ठीक है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप प्रेस करेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा और आपको क्या करना है, उसे प्रेस कर देना है. प्रेस करने के बाद आप मेरे कोड से BHAWANA भावना, उससे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इसको यूज करके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. ठीक है, सो द डिस्काउंटेड प्राइस विल बी 11,250 ओनली. ये बहुत ही अच्छा है एंड दिस इज फॉर अ ईयर. ये पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन है, दिस इज नॉट फॉर अ सिंगल मंथ, ये पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन है. राइट, तो प्लीज गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज 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 डू इट. ओके, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और मेरा ये रेफरल कोड है भावना, आपने देख ही लिया होगा. चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, शब खैर.